दोस्तों, आप सभी का मोहब्बत हो गई है तुमसे कहानी के छठवें भाग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी का छठवां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप में से जिन लोगों ने इस कहानी के 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना और लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पिछले के भागों को ज़रूर पढ़ना। चलिए कहानी के छठवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अनवय ने निकलते ही दादी ने फ़ोन निकाला और जैस्मिन का नंबर डायल किया। दादी की मेमोरी बहुत साफ़ थी और वो नंबर बहुत जल्दी याद कर लेती थी। जैस्मिन ने उठाया और बोली, अन्वेषा, मैं भारती देवी जी। मुझे जानना था कि अन्वेषा परेशान होने पे कहाँ जाती हैं। कोई अनुमान है? अनवय गया तो है, लेकिन कहाँ ढूंढेगा? कुछ अंदाज़ा मिलता तो थोड़ा आसान हो जाता। जी, वो पिछली बार एक्सीडेंट के वक्त वहीं किसी पास के पार्क में गई थी। क्या पता इस बार भी वहीं गई हो। ठीक है, आना कभी घर। अब रखती हूँ, अनवय को बता दूँ? ठीक है। भारती देवी ने अब अनवय को कॉल करके बताया तो अनवय थोड़ा आगे निकल गया था। अब उसने गाड़ी उसी तरफ मोड़ ली। इधर अन्वेषा बलजीत और अनवय के बारे में सोचकर प्रेशर नहीं झेल पाई और ना ही उसने कुछ खाया पिया था, तो रोते रोते जाने का बेहोश हो गई थी। जब पार्क खाली कराने का वक्त हुआ तो कुछ लड़कों की नज़र उस पर पड़ गई और गार्ड से उसे बीमार बताकर और साथ होने का दावा करके वो लोग अपने साथ ले जाकर गाड़ी में डाल ही रहे थे कि तभी अनवय की गाड़ी वहाँ रुकी। अनवय तेजी से आगे निकला, लेकिन फिर दिमाग में जब सारा सीन घूम कर आया तो उतनी ही तेज वो पीछे पलट कर आया और गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करते लड़कों के हाथ समेत गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ लिया। सब ठीक है ना? अनवय ने उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा। हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? हम तो जानते ही नहीं आपको। वो लड़का अपना हाथ और दरवाज़ा खींचने की कोशिश करते हुए बोला। अनवय खतरनाक तरीके से हल्का सा मुस्कुराया और बोला, औकात भी नहीं जानने की। और पूछ इसलिए रहा था क्योंकि अब कुछ ठीक नहीं रहेगा। मुझे चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत मज़ा आता है। पीछे बैठे लड़कों ने फ़ौरन आगे वाले से कहा, अबे गाड़ी चलाना, खुद ही इससे पीछा छूट जाएगा। इंतज़ार किसका कर रहा है? अनवय ने अब एक तीखी नज़र उस पीछे वाले लड़की पे डाली और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मेरे होते हुए इसे यहाँ से ले जा सकते हो? जो मेरी हैं लगता नहीं है, बल्कि ले जाएंगे, देखना। वो लड़का बोला और 2 उंगलियों से अपनी आँखों की तरफ इशारा करके अनवय की तरफ कह दिया तो अनवय मुँह फेरते हुए व्यंग से मुस्कुरा दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने अब गाड़ी की चाबी घुमा दी, लेकिन उसी पल बैंग बैंग की आवाज़ हुई और टायर का काम तमाम हो गया। अनवय ने रिवॉल्वर निकाल कर गाड़ी के पहिए पे फायर कर दिया था। अन्वेषा के कान में जब तेज़ आवाज़ गई तो उसकी बेहोशी टूटी और उसने आंखें खोली। तब तक उन लड़कों के कुछ समझने से पहले ही अनवय आगे बढ़ा और पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से घसीट कर उतार लिया और ज़मीन पे पटकते हुए उसकी बाँह पे अपना पैर रखते हुए रिवॉल्वर उसकी तरफ पॉइंट कर लिया। अब बोल, जो अभी कुछ देर पहले कहा था, अनवय ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ कहा। आगे के दोनों लड़के निकल कर बाहर खड़े थे तो वहीं एक के साथ अन्वेषा जूझ रही थी। वो अन्वेषा को होश में आया देखकर उसका मुंह दबाना चाहता था, लेकिन अन्वेषा ने इसे लात मार कर खुद से दूर कर दिया तो उसने लात चलाती अन्वेषा के घुटनों पर कोहनी से वार कर दिया। अन्वेषा को लगा जैसे उसका घुटना टूट गया हो और फिर जैसे ही वो दोबारा आगे बढ़ा, गुस्से में अन्वेषा की लात उसे ऐसी जगह पड़ी कि वो वहीं औंधे मुँह हो गया। अन्वेषा किसी तरह बाहर निकल आई और अनवय को उस लड़के पर गन पॉइंट किए हुए देख कर स्तब्ध रह गई। नहीं, पागल हो गए हो आप? अन्वेषा चीखी, लेकिन अनवय ने ना तो पलट कर पीछे देखा और ना ही गन नीचे की, मानो उसके कानों में कोई आवाज़ ही न पड़ी हो। ज़मीन पे पड़ा वो लड़का कुछ नहीं बोल पाया तो अनवय उसके माथे पे गन पॉइंट किए हुए ही झुका और उसकी उन दोनों उंगलियों को पकड़कर पीछे की तरफ निर्दयता से मोड़ दिया। कड़ाक की आवाज़ के साथ उसकी वो दोनों उंगलियां झूल गई जिसे उसने अनवय की तरफ पॉइंट किया था। वो दर्द से बिलबिला उठा तो ही अन्वेषा का जी कसैला हो गया और उसने बढ़ती धड़कनों के साथ आंखें मींच ली।
अनवे पीछे हटते हुए बोला, वैसे तो पहली मुलाकात थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यही आखिरी भी होगी। हम कभी कभी नहीं आएंगे आपके सामने, छोड़ दीजिए। वो दर्द से कराहते हुए गिड़गिड़ा उठा तो अनवे ने अपनी गन हटा ली और उधर बढ़ गया जिधर अन्वेषा थी। उसके हटते ही वो लड़की गाड़ी छोड़ के एक तरफ को भाग गई। ठीक है आप, अनवे ने निगाह उठाते हुए कहा तो अन्वेषा ने बिना उसकी तरफ देखे गर्दन हिला दी। आइए मेरे पीछे। अनवे आगे बढ़ते हुए बोला तो अन्वेषा ने कदम बढ़ाया, लेकिन चल ना सकी। जोड़ में ऐसा दर्द उठा कि वो घुटना पकड़ कर वहीं बैठ गई। अनवे तुरंत पीछे पलटा तो अन्वेषा ने जल्दी से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अनवे देख चुका था पैर में कोई परेशानी है। नहीं, ठीक हूँ मैं। ऐसा है क्या? तो चलिए आगे, अनवे ने सहजता से कहा। आप चलिए ना, अन्वेषा ने कहा, लेकिन अनवे की घूरती नज़रों को देखकर नज़र हटाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो आप? मैं क्या चल नहीं सकती? खड़े रहिए, मैं ही चलती हूँ आगे। उसकी बात को सुनकर अनवे ने से घूरने लगा और अपने होंठ पर जीभ फिराते हुए निचले होंठ को दांत से दबा लिया। मतलब साफ था कि उसे गुस्सा आने लगा था। अन्वेषा ने जैसे ही कदम बढ़ाया, ज़मीन पर कदम रखने से पहले ही एकाएक अनवे आगे बढ़ा और अपनी ताकतवर बाहों में उसे उठा लिया। अन्वेषा की तो घबराहट से सांस ही थम गई। ये उसका सपना था कि उसका पति उसे बाहों में उठाए, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। असीम उस पर ही तो गया था। उस पर भी टीवी का बहुत असर होता था। वो भी जवानी की दहलीज पे जब थी और शादी के सपने बुनने शुरू किए थे, तो अक्सर टीवी देख कर सोचती कि जैसे हीरो अपनी हीरोइन को उठा लेता है, वैसे ही उसका पति भी उसे उठाएगा एक दिन। सपना पूरा नहीं हो सका और अब तो वो पहले की तरह जीरो फिगर वाली भी नहीं रह गई थी। असीम की होने के बाद वो पंजाबन सी हल्के गदराए जिस्म की लड़की थी। आज भी जब टीवी में ऐसा सीन देखती है तो अक्सर शीशे के सामने खुद को देख कर सोच उठती कि पतली कमर थी तब तो किसी ने उठाया नहीं, अब कौन बाहों में उठाने आ रहा है। लेकिन आज अचानक अनवे के ऐसा करने से वो कुछ समझ ही नहीं पाई और अनायास ही एक बाह अनवे की गर्दन पर लिपट गई और दूसरी उसके सीने के पास शर्ट के बटनों पर। उसकी उंगलियां अनवे के सीने को छू रही थी तो अनवे को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। अंदर जाने की ऐसी सुलगती आग का एहसास हो रहा था। उसे गाड़ी में बिठाकर अनवे आगे आ गया और ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए मन ही मन खुद पर झुँझलाया। ये सारे एहसास गलत हैं क्योंकि उसके लिए हैं जिसके लिए नहीं होने चाहिए। अनवे गाड़ी स्टार्ट करते हुए सामने देखते हुए ही बोला, आराम से पैर फैला लीजिए, समेट कर रखेंगी तो दर्द होगा। अन्वेषा ने पैर को फैला लिया। तभी वो फिर बोला, आपके घर ले चलूँ या अपनी? दादी परेशान है। मेरे घर बाबू परेशान होगा, मैं कल मिल लूँगी उनसे, अन्वेषा ने शांति से कहा। आगे भी शाम ढले पार्क जाने का इरादा है क्या आपका? अनवे ने सहजता से कहा, लेकिन उसमें छिपी शक्ति के भाव को अन्वेषा महसूस कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी आपकी कही बातों की वजह से, और मुझे ऐसे में एकांत चाहिए होता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो बस इतना कि बदले में मुझे परेशान करती, ना कि सबको। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन किया ना, और ख़ुद परेशान हो वो अलग। छुआना उन लड़कों ने इसी एक बेवकूफ़ी की वजह से, कहते हैं अनवे के जबड़े कस गए। मैं बेहोश थी तो मुझे कहते कहते हुए रुकी और बोली, कुछ भी हो, मैं आपकी कोई सफाई क्यों दूँ? सही है, चाहिए भी नहीं किसी गैर की सफाई, अनवे नाराज़गी से बोला। उसने दिमाग भटकाने के लिए सॉन्ग ऑन कर दिया। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। अनवे
गाने के बोल में डूब गया तो अन्वेषा भी गाने को सुनने लगी। वो अक्सर गाने सुनकर स्ट्रेस दूर किया करती थी। उधर जैस्मिन समीर जी देख कर होश खो चुकी थी। वो मन ही मन बोली, हाय क्या गबरू मुंडा है, मेरा दिल तो गया इस पहली मुलाकात में। दिल पे हथौड़े नहीं हथगोले चल रहे थे, पर सामने से अनजान बनते हुए सहजता से बात करती थी। समीर भी जैस्मिन के आकर्षक में बंध गया, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। आखिर था तो अनवे का ही खास आदमी। दोनों ने मिलकर असीम को उलझा रखा था, लेकिन वो सोने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार दरवाजे की तरफ देखता। अनवे की गाड़ी बाहर रुकी तो सब झट से दरवाजे की तरफ भागी। अनवे ने उतर कर दरवाज़ा खोलना चाहा, तब तक अन्वेषा ने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। अनवे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अन्वेषा ने एक नज़र हथेली की तरफ देख कर नज़र हटा ली और बोली, अब तक की हेल्प के लिए धन्यवाद, लेकिन रहने दीजिए। बाबू पर अच्छा असर नहीं होगा। मैं खुद धीरे धीरे चली जाऊंगी। ऐसा है? तो ठीक है, बेबी सी ही पूछ लेता हूँ। अन्वेषा की कुछ बोलने से पहले ही अनवे असीम की तरफ देख कर बोला, असीम आपकी मम्मा को पैर में चोट आई है, मैं उन्हें उठाकर घर के अंदर ला सकता हूँ। असीम तुरंत चिंतित सा बोला, हाँ क्यों नहीं, मम्मा कैसे चलेंगी, अभी तो मैं सहारा भी नहीं दे सकता ना। अन्वेषा उसे गुस्से से घूरने लगी, लेकिन उसकी नज़रों से भी असर अनवे ने झुककर उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बाहर निकाल लिया तो जैसी आंखें गोल करते हुए एक तरफ को लुढ़कने को हुई। समीर ने बाह थामते हुए कहा, आर यू ओके? जैस्मिन उसका हाथ हटाते हुए बोली, अब ओके नहीं रहूँगी तो कब रहूँगी? मतलब? समीर ने हैरानी से कहा, छोड़ो ना, मतलब आपके मतलब की बात नहीं है। जैस्मिन ने उसे झिड़क दिया और अनवे अन्वेषा को देखने लगी। अनवे उसे उठाकर घर के अंदर बढ़ रहा था तो जैस्मिन का दिल झूम उठा था। वो चुपके से एक तरफ को हुई और दूर से ही दोनों हाथों को उन पर वार कर कनपटी के पास लगाते हुए बोली, हाय मैं मारी जावा, कितनी सोनी जोड़ी है, नज़र ना लगे। उसकी नज़र हटाते ही समीर की नज़र चुपके से उस पर ही थी और उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा उठा। झल्ली लड़की। अनवे खुद की गर्दन में लिपटी अन्वेषा की बाँह और उसकी पकड़ देखकर मन ही मन खुश था और ज़बरदस्ती अपनी मुस्कुराहट रोकी हुई था। अन्वेषा असीम के सामने अनवे की इस हरकत से नाराज़ थी और गुस्से में जानबूझकर उसकी गर्दन पर नाखून चुभाई हुई थी। अनवे ने उसे बिस्तर पर रख दिया और पीठ के पीछे तकिया लगाने की हुआ तो अनायास ही वो करीब आया और उसकी इस करीबी से पल भर को अन्वेषा के दिल के कोरे कनवास पर जाने कौन कौन से एहसासों के रंग लहरा उठे। अनवे उसी पर तकिया रखते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, ये गर्दन पर नाखून का निशान याद रखना, मदद का बदला ये नहीं कि आपकी फ़िक्र है मुझे, बदला मैं भी नहीं भूलता। अन्वेषा ने थूक निगल लिया और पलकें झपकाने लगी तो अनवे उससे दूर हट गया। समीर अन्वेषा के मिलने के बाद दादी को फ़ोन करके बता चुका था। सबके हटते ही असीम अन्वेषा के पास आकर उसकी हथेली को तकिया बनाकर लेटते ही सो गया। अनवे और समीर बाहर खड़े डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे तो वहीं जैस्मिन अपने मन की खुशी पचाने के लिए दूसरी तरफ कमरे में जाकर खुशी से यस यस कर रही थी। अन्वेषा को अचानक ही ठंड लगने लगी और उसने खुद ही अपनी बाहों को घेरा बनाते हुए दोनों हथेलियों को बाह पे रगड़ना शुरू कर दिया तो अनवे की नज़र उस पर चली गई। वो अंदर चला आया और उसकी बंद आँखों और खुद को खुद की ही आगोश में समेटने की कोशिश करते मन उसको आलिंगन में भर लेने को बहक उठा, लेकिन आलिंगन से पूर्व भी दादी के कदमों की आहट आ गई और वो पीछे हट गया। भारती देवी अन्वेषा के पास बैठ गई और अनवे बाहर निकल गए अपने बालों में हाथ फेरते हुए चेहरे पे आया पसीना पोंछते हुए बोला, क्या करने जा रहा था मैं, करना तो दूर सोच भी कैसे सकता हूँ ऐसा, शुक्र है बचा लिया दादी ने। दादी के साथ विशाल और डॉक्टर भी थे। डॉक्टर अन्वेषा का चेकअप करने को हुआ तो जैस्मिन ने आकर असीम को गोद में उठाना चाहा, लेकिन अनवे ने तुरंत टोक दिया, रहने दीजिए, उसे अलग मत कीजिए, इनसे बहुत इंतज़ार किया है। उसने इनका फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप इस तरह से आकर देख लीजिए इन्हें।
डॉक्टर ने अन्वेषा के पैरों को झटका और दर्द के साथ बुखार की भी दवाइयाँ दी, क्योंकि अन्वेषा को अचानक तेज बुखार चढ़ाया था। अनवर ने एक बार अन्वेषा की तरफ देखा और मन ही मन कहा, तो इसीलिए ठंड लग रही थी इसे। कहा तो बहुत कुछ मैंने, पर मैं तो हमेशा ही सुनाता हूँ ना, फिर इतना क्या सोचना। कहीं ये भी मेरी तरह अजीब से एहसासों से तो नहीं जूझ रही। पर नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। वो ऐसा सोच ही नहीं सकती मेरे बारे में। उससे बस काम से मतलब है, मुझसे नहीं। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया। तब तक अन्वेषा ने जैस्मिन को इशारे से कहा कि असीम को अपने साथ सुला ले। जैस्मिन ने उसे लेना चाहा। तभी समीर चला आया और बोला, दवा वक्त पर दे दीजिएगा इन्हें। फिर अन्वेषा की तरफ मुड़ते हुए बोला, आप कल काम पर मत आना, सर ने आपको 1 दिन की छुट्टी दी है। समीर बाहर चला गया। दादी, अनवर और डॉक्टर पहले ही बाहर निकल चुके थे। जैस्मिन ने झट से दरवाज़ा बंद किया और कूद कर अन्वेषा के बिस्तर पर आकर उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, महाराज मर जानी, बहुत बुरी है तू। परेशान थी तो घर आती ना, फ़ोन छोड़कर कौन कहीं जाता है। मैं नहीं समझ पा रही थी कुछ, मन बहुत अशांत था। अच्छा, क्या बात हुई थी बता। सुबह ही बलजीत मिला था, मुझे गले लगा लिया। पता नहीं कहाँ से आकर मन कड़वाहट से भर उठा था और चलती सड़क पर ये सब मुझे बहुत नीचा महसूस हो रहा था। तो तू सुबह से ही पार्क में जाकर बैठ गई थी। नहीं यार, कितने दिन से चुप हूँ, कोई जवाब नहीं देती नागफनी को। तो मन में गुबार भरा ही हुआ था। और फिर उसने भी बदतमीजी से वाहियात बात कह दी। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाया। पता नहीं उसे परेशानी क्या है। चुप हूँ तो हर वक्त परेशान करता रहता है, चैन से चुप भी नहीं रहने देता। मैं नहीं रह सकती हूँ इसकी वजह मैं नहीं सह सकती हूँ इससे ज़्यादा। मेरे आत्मसम्मान को कुचलता जा रहा था वो। तो मैंने भी आज बातें सुना दी। चाकू भी उठा लिया गुस्से में और उसके हाथ पे कट लग गया। मुझे नहीं समझ आया कि फिर क्या हो गया उस पल, लेकिन मैं नहीं रुक पाई वहाँ। मुझे वो जख्म देखकर बहुत अजीब लग रहा था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ पर, इसीलिए भाग गई थी पार्क में। जैस्मिन मन ही मन मुस्कुरा उठी। बेटा, समझ कैसे आएगा, प्यार की तरफ पहला कदम है। जैस्मिन ने उसके आगे घुटनों पे बैठते हुए कहा, एक बात सच सच बता, उसने तुझे उठाया तो तुझे कैसा लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। झूठ नहीं, तेरा तो ये ख्वाब था ना, बताना कैसा एहसास हुआ। अन्वेषा झेंपते हुए बोली, दिमाग मत खराब कर जैसी। नहीं नहीं, बताना। टॉल एंड हैंडसम स्टोन मैन की बाहों में अच्छा लगा ना। चुप कर जैसी, मैं मार दूंगी बता रही हूँ। अन्वेषा झेंपी और चिढ़ी हुई सी बोली, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कह देगा। अचानक ही बिना कुछ कहे उठा लिया तो मैं क्या करूं, चला नहीं जा रहा था मुझसे। जैसी अब दोनों भौहें उछालते हुए बोली, हाय सो स्वीट, कितनी परवाह है उसे तेरी बाहों के दरमियाँ 2 प्यार मिल रहे हैं। अन्वेषा उसे घूरते हुए बोली, जैसी चुप हो रही है कि नहीं तू, बस कर अब। कोई प्यार व्यार नहीं, बस टकरार ही हो सकती है उसके और मेरे बीच। देखना अब अगली मुलाकात में ऐसी ऐसी सड़ी हुई बातें बोलेगा ना कि उसकी सारी अभी की गई परवाह उन बातों के पीछे दब कर रह जाएगी। कभी फरिश्ता बन जाता है और कभी इंसान भी नहीं रहता। और वैसे भी उसे कोई लड़कियों की कमी नहीं है कि एक बच्ची की माँ से प्यार करेगा। सारी फालतू बातें दिमाग से निकाल दी। जैस्मिन असीम के पास बिस्तर पर जाते हुए बोली, मैं नहीं निकालने वाली, तू भी सोचना शुरू कर दे। मुमकिन ही नहीं। वो तो पहले ही इसी गुमान में बैठा है कि उसकी हैसियत की वजह से लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं। मेरी तो हालत भी अब वो जान चुका है। तो यही बात ख़त्म कर दी। आगे बढ़ने लायक कोई बात ही नहीं मेरे उसके बीच। वो हमेशा यही कहेगा कि गरीब हूँ तो पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी हूँ। उसकी छोड़ और अपनी बता, तुझे उससे प्यार हो गया तो। नहीं होगा, शक्ल ही अच्छी है बस, जनाब जवान बहुत कड़वी है। उससे प्यार करने से अच्छा नीम और करेले से प्यार कर लूँ। मुझे तो लग रहा है कि होने लगा है। तो पागल हो गई है। मैंने आज उसे चाकू से जख्म दिया, उसका हाल तक नहीं पूछा और तो कह रही है कि प्यार होने लगा है।
हाँ कह रही हूँ। तू अंदर ही अंदर जूझ रही है। तू महसूस करना नहीं चाहती, इसीलिए महसूस नहीं हो रहा। वरना उसकी चोट देखकर तो भागी ना। तो इसीलिए भागी क्योंकि तुझे अच्छा नहीं लगा उसे दर्द देकर। तुझे तकलीफ़ हुई उसे चोट पहुंचा कर। जैसी एक और शब्द नहीं, उस जैसे आदमी से मैं प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी चोट से। सोने दे मुझे, सर दुख रहा है। अनवेसा ने अपना चेहरा चादर में ढक लिया तो जस्सी भी असीम के साथ लेटते हुए मन ही मन बोली, हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन होने की पूरी संभावना दिख रही है। तो मैं हार क्यों मानूं? अनवर राठौड़ तुझे चाहता है, मान नहीं रहा वो अलग बात है। कम से कम तू भी उसे उस नज़रिए से देख तो सही। जानती हूँ कि अभी तेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन उसका चोट देखकर आज जो तुझे अजीब लगा तो वहाँ रुक नहीं पाई। वो उसी कुछ की शुरुआत है और मैं तुझे इस अजीब एहसास से दूर नहीं भागने दूंगी। बलजीत से अकेले नहीं निपट सकती। वो वाहियात आदमी गाहे बिगाहे अपनी सड़ी हुई थूंत दिखाता ही रहेगा और अनवर राठौड़ का प्यार तेरे लिए ढाल बनेगा। उसका प्यार उतना ही मजबूत होगा जितना तू उससे दूर भागेगी। वो घमंडी है, इसीलिए मान नहीं रहा और ख़ुद के एहसासों से बचने के लिए तुझे बातों से घायल करके खुद से दूर रखना चाहता है। बेचारा जानता नहीं कि जो मन में एहसास जगा सकती है वो दूर होकर भी दूर नहीं हो सकती। जस्सी को सोचते सोचते ही नींद आ गई। उधर अनवर और असीम छत पर बैठे थे। अनवर अब तक यही सोचकर परेशान था कि उसे गले लगाने को कदम कैसे बढ़ा दिया उसने। समीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था। अनवर ने संवालिया निगाह समीर की तरफ उठा दी तो समीर मुस्कान बिखेरते हुए बोला, क्या सटीक लाइन्स है ना आपकी सिचुएशन पर? पागल मत बनो। पागल ना बनो। मेरे ख्याल से सुबह किसी ने कहा था मुझसे, वो मेरी है, ध्यान रखो उसका। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो बस इतना कि मेरा मतलब था कि मेरी केयरटेकर हैं, इतना इशू मत बनाओ। सच में? तो फिर आप उसकी केयरटेकर कैसे बन गए? समीर, सुन रहा हूँ, बताइए। क्या बताऊँ? खुद अपनी आँखों से देखा है ना तुमने उसके पति को। उसने नकार भी तो दिया था ना। सो वाट, हो जाती है पति पत्नी में अनबन, हुई होगी लड़ाई, इसीलिए कह दिया होगा उसने स्त्री। एग्ज्यूम करने से अच्छा पहलू का पता लगाओ। आप सिर्फ अपने आधार पर डिसीजन लेना बंद करो। नहीं करना चाहते खुद तो मुझे बोलो, सारी डिटेल निकलवा लूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की डिटेल नहीं निकलवानी मुझे। आपको अजीब नहीं लगा कि कल इतना सब हुआ लेकिन उसका पति वहाँ नहीं था? हो सकता है ना कि नाइट ड्यूटी करता हो। हद होती है एग्ज्यूम करने की भी। समीर नाराज़गी से बोला, दिक्कत क्या है आखिर? क्यों पता नहीं करते कुछ? क्यों पता करूं? नहीं है इसकी कोई इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में, ऐसा है क्या? समीर ने कहा तो अनवर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। देखिए मत, सिर्फ आप ही नहीं पहुंच सकते, साथ रहते रहते मुझ पर भी असर हो गया है। हाँ ऐसा ही है, अनवर ने नज़र हटाते हुए कहा। तो बस इतना कि नज़र मिलाकर जवाब से कब से कतराने लगा अनवर राठौड़। समीर, क्या समीर? मत करो ऐसी कोशिश, जानते हो कि सफल नहीं हो पाओगी। अच्छा, नहीं करता कोशिश, पर एक सवाल का जवाब चाहिए। एक केयरटेकर अगर गायब हो गई तो होंठ क्यों सूख गए थे आपकी? जो अनवर राठौड़ कभी किसी गिरी हुई को उठाने के लिए हाथ आगे नहीं करता। वो अनवर राठौड़ एक मामूली सी केयरटेकर को अपनी बाहों में उठा कर क्यों लाया? क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही थी। परिस्थिति का बहाना बनाकर एहसासों को दबाने की कोशिश कर रही हैं आप, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो बस इतना कि मुझसे कोई एहसास नहीं, मुझ में कोई एहसास नहीं किसी के लिए, तो पता करने दो मुझे उसके बारे में सब कुछ। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहती? अनवर चुप रह गया तो समीर बोला, मैं बताऊं कि क्यों नहीं चाहती? हाँ ज़रूर, सुनना चाहूँगा मैं। ठीक है तो सुनिए। आप इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अभी तो आप अपनी भावनाओं को ये समझ कर रोक लेते हैं कि वो किसी की पत्नी, किसी की माँ है,
लेकिन अगर सच्चाई पता लग गई तो आप खुद पे नियंत्रण खो देंगे। आप स्वाभाविक रूप से उसके करीब जाना चाहेंगे और ये बात आपकी ईगो को मंजूर नहीं कि आप उसके पीछे जाएं। आप एहसासों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या गलत है इसमें? सब सही है। जो जैसा था वैसा चल रहा है, कुछ वैसा नहीं है। आप उसे बातों से चोट दे रहे हैं। अगर यही कहते रहे तो आप उसे खुद से इतना दूर कर देंगे कि वो चाह कर भी आपके करीब नहीं आ पाएगी। मैं चाहता भी यही हूँ कि वो मेरे करीब ना आए। और और जब आप करीब जाना चाहेंगे तब ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा आज ही होने वाला था। मेरी नज़र आप पर ही थी। दादी नहीं आई होती तो तो भी कुछ नहीं होता। मैं बस उस पर चादर डालने जा रहा था, उसे खुद की बाहों में भरने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ और देखता हूँ कि कब तक आप एहसासों को झुठलाते हैं। फिर मन ही मन बोला, उसका तो समझ आता है कि जिम्मेदारी की वजह से शायद मान कर भी ना माने, लेकिन आपको कौन सा कीड़ा काटे बैठा है। समीर चल दिया और जाते जाते बोला, मैं जा रहा हूँ गेस्ट रूम में सोने, क्योंकि आपके कमरे में सोया तो रात भर मैं वैसे ही करूँगा। जानते ही हो कि वकील का बेटा हूँ, जिदेह करना जेनेटिक है मुझ में। अनबे ने कहा और चुपचाप बैठा रहा। समीर चला गया, लेकिन अनबे मन ही मन बोला, शायद यही वो जवाब है जो मुझे नहीं मिल रहा था। क्या सच में मैं इसीलिए कुछ नहीं जानना चाहता ताकि मैं अपने एहसासों पर अपना कब्जा बनाए रख सकूं, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने से रोक सकूं। अनवय भी अब अपने कमरे में चला गया और लेटा तो अन्वेषा का ख्याल आ गया। उसका वो कदम बढ़ाना याद आते ही अनवय ने तकिए में मुंह छुपा लिया और मन ही मन बोला, कितनी अकड़ है इसमें। चल नहीं सकती लेकिन मुंह खोल कर मदद नहीं मांग सकती। मैं क्यों करूं ऐसी मगरूर लड़की सी इश्क। दूर रहूँगा तो खुद ही कुछ दिनों में ये सब एहसास ख़त्म हो जाएंगे मेरी बातों की वजह से। अगर दूर भागती है तो भागी, लेकिन खुशी है कि आज उसने वापस पहले की तरह जवाब दिया। वो चुप्पी बहुत बुरी लग रही थी। मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही मजबूत बन कर रहे, कमज़ोर नहीं। अनवय भी आखिरकार सो गया। अगले दिन अन्वेषा नहीं आई तो अनवय को आज पहली बार घर खाली खाली महसूस हुआ। वो इन सब बातों से बचने के लिए ऑफिस चला गया। समीर उसकी बेचैनी को देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। काम की ही बातें कर रहे थे दोनों। किसी तरह वो दिन गुजरा तो अगले दिन अनवय जानबूझ कर लेट ही उठा ताकि ऑफिस जाने से पहले अन्वेषा को देख सके। अन्वेषा दादी के कमरे से निकल रही थी, तभी अनवय उसके आने की बात से अनजान भारती देवी के कमरे में जा रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचे, लेकिन अन्वेषा के हाथ से बर्तन छूट कर गिर पड़ी तो वो झुक कर बर्तन उठाते हुए बोली, भूकंप से कम नहीं हो आप। अनवय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, सॉरी सर नहीं। वो कदम पीछे लेते हुए बोला, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। अन्वेषा निगाह उठा कर बोली, तो बस इतना कि आप भी प्रलय ही हैं। अनवय आगे बढ़ गया तो अन्वेषा भी बर्तन उठा कर किचन में चली गई। अनवय मुस्कुराते हुए दादी के पास बैठ गया। कैसी हो दादी? अब मेरी छोड़ो, तुम तो ठीक हो अब मैं ख़राब ही कब था? नहीं मतलब मुस्कान बिखरी हुई है चेहरे पर। आमतौर पर उससे झगड़ने के बाद आप बिखरते थे। दादी ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो खुश हूँ क्योंकि अब आप पहले से बेहतर नज़र आ रही हैं। अभी नहीं, अभी भी कमज़ोरी बनी हुई है, ठीक हो जाएगी। आपकी खास जो आ गई है, आप भी बना लीजिए अपनी खास, अच्छा लगेगा। ओह दादी, सुबह ही सुबह नहीं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा मिसेज राठौड़। अन्वेषा अंदर आते हुए बोली, वाह क्या बात कह दी आपने, पर लगता नहीं कि आप अपनी पंक्तियों से इत्तेफाक रखती हैं। आपके लगने न लगने से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस इतना कि मैं शांत पृथ्वी हूँ तो दादी माँ वो ओजोन परत जिसमें सुराख है, और तुम
तुम वो यूवी किरण हो जो सुराख के रास्ते मुझे तक पहुंचकर मुझे नष्ट करना चाहती हो। अनबे साहब जोर जोर से हंस पड़ी। सीरियसली दादी, मैं समझ नहीं पाती कि मिस्टर राठौड़ ऐसी बातें लाते कहाँ से हैं। उफ उफ उफ। मिस्टर राठौड़, उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ गलत हो गई। आप शांत पृथ्वी नहीं हैं, वो तो मैं हूँ। दरअसल आप हो यूवी किरण, जो हमेशा सब तहस नहस करने की नीयत रखते हो। अनवय ने भी अपने होंठ एक तरफ से हल्के से ऊपर किए और बोला, शांत पृथ्वी। हंसी आ रही है मुझे तो। उल्का पिंड खुद को शांत पृथ्वी कह रही है। मुझे उल्का पिंड कहा आपने? नहीं तो क्या खुद को कहूँगा? तो आप भी सुन लीजिए। आप नागफनी हैं मेरी नज़र में, कांटों से चुभती बातें और कांटों सी ही शख्सियत। अनवय की मुस्कुराहट ही रुक गई और उसे घूरने लगा तो अनवेसा मुस्कुरा उठी। पसंद नहीं आया क्या नाम? उफ, यह आपका गुस्से से भरा लहजा। अफसोस कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। ऐसा है क्या? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। तो बस इतना कि दादी के सामने बैठकर बहस कर रही हो और मैं उनके लिहाज की वजह से चुप हूँ। इतने मासूम हैं क्या आप? मुझे तो नहीं लगता। दादी, आपको लगता है क्या? भारती देवी चुपचाप मुस्कुराती रही। इतने दिनों बाद अन्वेषा पहले की तरह बहस कर रही थी और दादी बहुत खुश थी उसकी खामोशी टूटने से। आपके लगने से मेरा कुछ नहीं जाता, कहकर अन्वय वहाँ से निकल गया। कुछ दिन बाद एक रात अन्वय और अन्वेषा एक दूसरे के अगल बगल हॉल में खड़ी थी। अन्वेषा चुप थी तो अन्वय चुप्पी तोड़ते हुए बोला, आपके खामोश लग और झुकी पलकी मुझे नहीं पसंद। ऐसा है क्या? अन्वेषा ने दूसरी ओर देखते हुए पूछा। ऐसा ही है, अन्वय गंभीरता से बोला। तो बस इतना कि आप इस तरह से मुझे मत देखिए। इस तरह से मतलब? किस तरह से? मिस्टर राठौड़, मैं सुन ही रहा हूँ, बताइए ना प्लीज़। इस तरह एक टक मत देखा कीजिए। आपकी नज़र ऐसे हाल करती है कि मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। वो आहिस्ता से बोली। फिर तो तुम्हें बताना ज़रूरी है कि सांसें वाकई कैसे रुकती हैं। अन्वय ने कहा और एकाएक उसकी तरफ घूम कर हल्का सा झुकते हुए उसकी गर्दन को होंठों से छूने को हुआ तो अन्वेषा ने झट से उसके होंठ पर अपनी हथेली रख दी। अन्वय की सांसों की टकराहट से ही उसकी सांस थम गई। अचानक होठों पे हथेली पाकर अन्वय की बंद आंखें खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। दिमाग खराब हो गया है अन्वय राठौड़, पागल हो गया है तू। उफ, कैसे ऐसा सपना देख लिया? सब समीर का किया धरा है। मैं खुद को रोक रहा हूँ और वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सपने मेरी इमेज को सूट नहीं करती। इस सपने की भनक हो गई किसी को तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अन्वेषा को इग्नोर करना ज़रूरी है अब। इधर सुबह तैयार होती अन्वेषा जैस्मिन के साथ नाश्ता करते हुए बैठी हंस रही थी। जस्ट इमेजिन यार, नागफनी और शांत पृथ्वी। उसका छोड़, तेरा नाम बढ़िया है, यूवी किरण। मस्त है मस्त। और तेरी दादी सास भी। जैस्मिन, थप्पड़ पड़ेगा मुंह पर। यहाँ सीरियस क्यों हो जाती है? कितनी मस्त है उनकी दादी। बहुत अच्छी है वो, लेकिन ऐसे मजाक नहीं करूँगी तो तू माहौल भी बीमार कर देगी। मैं बस सुकून की ज़िंदगी चाहती हूँ। ऐसा कोई भी बात कोई सुन लेगा तो समझेगा कि उसकी हैसियत की वजह से उस पर लट्टू हुई जा रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूर दूर तक चल अब जा, इंतज़ार हो रहा होगा वहाँ। जैस्मिन ने आँख मारते हुए कहा। अन्वेषा मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं सुधरेगी ना? नहीं, मैं तो तुझे सुधरा देख कर ही आधी पागल हुई रहती हूँ। खुद सुधर गई ना तो आगरे में ही मिलूँगी। चल मिलती हूँ रात में। अन्वेषा निकलते हुए बोली। आज घर पहुँची तो देखा कि डॉक्टर आए हुए थे। सब ठीक तो है ना? अन्वेषा ने अन्वय की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, फिर तबीयत ख़राब हो गई आज। अन्वय की जगह समीर ने जवाब दिया। अचानक कैसे? मालूम नहीं। अन्वेषा वहाँ से एक तरफ को हट गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। डॉक्टर बाहर निकली तो अन्वेषा भी साथ ही बाहर आई।
अनवय भी साथ ही बाहर आया। क्या परेशानी है डॉक्टर? अनवय ने पूछा। डॉक्टर साहब सहजता से बोली, देखिए उन्हें कहीं आउटिंग पर ले जाइए, हवा का बदलना ज़रूरी होता है कभी कभी। ये काफ़ी दिनों से बीमार हैं, एक ही जगह बंद रहकर इनकी हालत में सुधार मुमकिन नहीं। इधर दादी मुस्कुरा उठी तो समीर भी मुँह फेर कर मुस्कुरा उठा और मन ही मन बोला, क्या क्या बात है दादी, मान गए कि आप हो तो अनवय की दादी ही। वो भागने में कसर नहीं छोड़ रहा और आप करीब लाने में कसर नहीं छोड़ रही। वो एहसास से खेल रहा है तो आप स्वास्थ्य से खेल रही हैं। दोनों ही खतरनाक खेल खेल रहे हो। अनवय अंदर आया तो भारती दीदी कराहते हुए बोली, क्या हुआ? मेरे जीने के दिन गए ना दादी, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं। आप एक हफ्ते रुको, फिर मैं आपको कहीं बाहर घुमाने ले चलूँगा। एक हफ्ता क्यों? ताकि आप कुछ ठीक हो जाओ तो मैं और आप दोनों चलेंगे। अच्छा हाँ, देखते हैं क्या सुधार होता है एक हफ्ते में। अनवय बाहर निकल गया तो अन्वेषा दादी के पास जा बैठी। या आपको अचानक से क्या हो जाता है? मालूम नहीं बेटा, मालूम होता तो मैं डॉक्टर ना हो जाती। अन्वेषा उनकी सेवा में लग गई तो वहीं जैस्मिन भी असीम के साथ घर चली आई। असीम की नज़र इधर उधर देखती हुई जैस्मिन पे पड़ी तो वो बोला, आप? अरे आप भी यही हैं? मुझे तो दादी ने बुलाया था। ओह, आइए ऊपर चलिए। असीम जैस्मिन का हाथ पकड़े इधर उधर देख रहा था। वाओ, कितना बड़ा और सुंदर घर है। जैस्मिन दादी को नमस्ते कहते हुए बोली, क्या हाल है आपकी? बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही, भारती देवी बोली तो जैस्मिन उनके पास बैठते हुए बोली, मैं आ गई हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगी मेरी बकबक से। अच्छे अच्छे उठकर भाग खड़े होते हैं। समीर ने दूसरी तरफ को मुंह घुमा लिया और मुस्कुरा उठा। फिर असीम का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या देखना है? आइए मैं दिखाता हूँ। जैस्मिन ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर असीम का दूसरा हाथ पकड़ लिया तो वो मुड़ा। उसकी हैरानी से भरी निगाहें अपने ऊपर देख कर जैस्मिन ने अपनी भौहें उछाली और बोली, ले जा रहे हो तो ध्यान रखना, जरा भी चोट या खरोच आई तो ठीक नहीं होगा। मैं घर दिखाने जा रहा हूँ, कुश्ती लड़नी नहीं। समीर ने सहजता से कहा, ठीक है जाओ। जैस्मिन ने कहा। समीर फिर भी खड़ा रहा तो जैस्मिन बोली, क्या आप जाओ ना मासी, पहले इनका हाथ तो छोड़िए। असीम बोला तो जैस्मिन ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। समीर असीम के साथ चला गया। जैस्मिन दादी की तरफ मुड़ी और बोली, कुछ खास काम था आपको मुझसे? बहुत दिन से आप यहाँ बुला रही हैं। हाँ, अन्वेषा के बारे में जानना है मुझे। आपको बताऊंगी तो आप अनवर राठौड़ को भी बताएंगी ना? और अन्वेषा ऐसा नहीं चाहती। उसका कहना है कि कोई दिल से स्वीकार करे तो मंजूर है रिश्ता, लेकिन किसी वजह से जबरन कोई कबूल करे ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जानना है कि अन्वेषा का पति कहाँ है। इसी शहर में है वो, लेकिन अन्वेषा उनके साथ नहीं रहती। तलाक हो गया? हाँ। क्यों? वो पहले से शादीशुदा था। अन्वेषा मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पापा पहले ही नहीं थे और उसकी माँ भी तब अंतिम चरण में थी। जाने से पहले अन्वेषा की शादी करना चाहती थी ताकि भाई भाभी पे बोझ ना बने। अन्वेषा ने ना चाहते हुए भी माँ की खातिर मजबूर होकर शादी की। ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की क्योंकि आंटी पर ही सबका ज़्यादा ध्यान था। बस ये था कि इकलौता लड़का है और कहीं कंपनी में नौकरी करता है। अन्वेषा का गुजर बसर हो जाएगा। शादी की रात अन्वेषा तो टूटी हुई थी क्योंकि विदाई के साथ ही साथ माँ की हालत और बिगड़ गई थी। लेकिन पति को उससे क्या, उसे विदा करवा कर ले गया और उसकी टूटी हालत की परवाह न करते हुए अपनी मनमानी की। सुबह अन्वेषा जल्दी उठ गई और बाहर निकलने को हुई, तभी ताड़ पर से एक तस्वीर फ्रेम गिर पड़ी। अन्वेषा ने जब उसे उठाया और सीधा किया तो होश उड़ गए। उसमें उसका पति किसी और के साथ था। गोद में 2 बच्चे भी थे। अन्वेषा ये देख कर और भी टूट गई। इतने बड़े धोखे के साथ जीना उसे मंजूर नहीं था। हर कदम पे समझौता उसे मंजूर नहीं था। वो उसी मुँह अंधेरी वहाँ से निकल कर घर आ गई। यहाँ माँ की अंतिम दर्शन का कार्यक्रम जारी था।
सब होने के बाद अन्वेषा ने सारी बात भाई को बताई तो वो अन्वेषा को रखने को राजी हो गया, लेकिन भाभी को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो भी अन्वेषा ने धोखे से शादी का केस फाइल किया और तलाक की अर्जी लगा दी। उसी दौरान एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। भाई इस फैसले के खिलाफ था। आखिर वो एक रात ही तो ससुराल में रही थी, और फिर ये सब समाज क्या कहेगा। शादी के वक्त 22 साल की थी वो, अब 28 की हैं। अन्वेषा किसी भी सूरत में वॉसन को राजी नहीं थी, इसीलिए वो भाई के खिलाफ हो गई और शहर से बाहर चली गई, ताकि वो लोग समाज में अपनी नाक ऊंची रख सकें। और फिर बलजीत से भी बचाना था बच्चे को, वरना बच्चे की बहाने वो अन्वेषा को कमज़ोर करने की कोशिश करता या बच्चे को उससे दूर कर देता। अन्वेषा ने अपने जीने का रास्ता बच्चे में ढूंढ लिया था और उसे जन्म देकर पाला पोसा। मेरे मम्मी पापा ने इस दौरान पूरी मदद की। हम बचपन से दोस्त हैं और मेरे परिवार को पता था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन हम भी इतने अमीर नहीं हैं। मैं यहाँ ओपन से पढ़ने आई तो मैंने अन्वेषा को बुलवा लिया और वो वापस इस शहर लौटी, लेकिन बलजीत फिर उससे टकरा गया। गनीमत बस इतना है कि जब जब भी वो टकराया है, असीम साथ नहीं रहा। अन्वेषा किसी से नहीं डरती, बस असीम की छिन जाने की वजह से बलजीत से डरती है। वो इस सच को छुपाए रखना चाहती है। बलजीत बहुत घटिया आदमी है। उसकी पहली बीवी जुड़वा बच्चे होने के बाद उसे समय नहीं दे पाती थी, और इसीलिए उसने गरीब अन्वेषा से शादी की। उसे लगा था कि अन्वेषा ज़िंदगी भर दबी हुई रह जाएगी। गरीब लड़की है, केस क्या लड़ेगी, अलग ही क्या होगी। वो घर भी गया था उसने भाई भाभी को कन्विंस करने, लेकिन अन्वेषा जरा भी नहीं झुकी, ना ही डरी। उससे तलाक लेकर ही मानी। वो वकील भी बहुत नेक दिल थे। बिना पेमेंट के केस लड़ा था उन्होंने। मिहिर सिंह नाम था उनका। मिहिर अपने समीर के पापा हैं वो तो। ओह, ये उनका ही बेटा है। उन्होंने ही केस लड़ा था अन्वेषा का। बहुत गलत हुआ है बच्ची के साथ, वो बोली। फिर मन ही मन कहा, भगवान कभी कभी निर्दयी तो हो जाते हैं, पर भगवान जो कहते हैं अच्छा ही कहते हैं। ये सब ना होता तो वो हमसे कभी नहीं मिलती, अन्वय की ज़िंदगी में कभी नहीं आती। अन्वेषा खाना बनाकर ऊपर आने को हुई, तभी असीम को वहाँ देख कर चौंक गई। आप यहाँ कैसे बेबी? मासी के साथ। वो ऊपर उन दादी अम्मा के साथ हैं। अन्वेषा जल्दी से ऊपर आई तो जैस्मिन ने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर खूब डांस करेंगे। और गाना पता है कौन सा होगा? चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, हाय रामा। भारती देवी हंसने लगी तो अन्वेषा अंदर आते हुए बोली, तो यहाँ दादी को पका रही है, उनके सर में दर्द हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक लग रहा है इससे बात करके, इसीलिए तो मैंने फ़ोन करके बुलाया। भारती देवी बोली, ठीक है फिर मैं आती हूँ जरा सी देर में। अन्वेषा नीचे असीम के पास चली गई। अन्वेषा की जाती ही जैस्मिन बोली, एक बात तो बताइए, आपका अकड़ू पोता सच में अनु को पसंद करता है या मुझे ही ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। कब से लगी हुई हूँ जुगाड़ मिलाने में, कहीं दोनों को साथ कर सकूँ। ओह, ये बात है, फिर तो आप मेरी पार्टनर हुई। मैं भी अपनी तरफ से लगी हुई हूँ। लेकिन एक बात बताइए, कैसी दादी सास हैं आप? पहली बार उस दिन घर आई तो पोता बहू को कुछ देकर भी नहीं गई। मैं परेशान थी उसके गायब होने की वजह से। फिर वो बीमार पड़ गई, ध्यान ही हट गया था खुरापात वाली बातों से। सीरियस माहौल जो था। हाँ ये तो है। दादी आगे का क्या प्लान है? दोनों को साथ बाहर ले जाने का प्लान तैयार किया है आज, लेकिन मेरा अनवय है ना, सारे प्लान पर झाड़ू मारने की सोच रहा है। कहता है मैं और आप चलेंगे। एक बात बता, ये उम्र मुझे बढ़िया को घुमाने की है या अपनी पत्नी को कहीं ले जाने की? जैस्मिन हंस पड़ी और भारती देवी को ताली देते हुए बोली, ये तो सही कहा, तीनों चले जाइए, मैं असीम को रख लूँगी। नहीं, असीम साथ जाएगा ही जाएगा, तुम लोग भी चलो।
लोग कौन? मैं ही तो हूँ, जैस्मिन आंखें गोल कहते हुए बोली। मतलब समीर और तुम भी चलो। समीर की देख रेख के लिए तुम्हारा होना ज़रूरी, सॉरी, असीम की देख रेख के लिए तुम्हारा होना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी देख रेख को भी तो कोई चाहिए ना। अन्वेषा तो मेरी ही सेवा में रहेगी और फिर कुछ पल अन्वय और अन्वेषा को भी देना है। हाँ, ये भी ठीक है। अब आप खाओ, वरना अन्वेषा आकर मुझे डांटेगी। जैस्मिन नीचे उतरी तो समीर को कॉरिडोर से देख कर बोली, ज़्यादा खुश मत होना, गलती से पकड़ लिया था मैंने हाथ, ऐसा वैसा कुछ मत सोचने लगना। मैंने कुछ कहा आपको? नहीं, लेकिन तो फिर सफाई क्यों दे रही हैं? जैस्मिन चुप हो गई, लेकिन दूसरी ही पल बोली, ये मैं सोचना कि चुप करा दिया, मेरे बोलने का मन नहीं, इसीलिए चुप हो गई। ठीक है ना, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ कह नहीं रहे हो। जब कुछ कह नहीं रहे हो तो ज़रूर कुछ सोच रहे हो। अरे अजीब पागल लड़की हो। ओए, पागल नहीं हूँ, पागल कहती हूँ। ये भी सही कहा, लेकिन कहीं पासा पलट ना जाए, मैं ही पागल न कह दूँ आपको, समीर ने कहा और बिना रुके ऊपर चला गया। जैस्मिन होंठ गोल कहते हुए बोली, पागल तो कर ही दिया है, बताओ। मैं भी हाथ पकड़ कर हाथ छोड़ना भूल गई। तभी इतरा कर इतना बड़ा डायलॉग मार कर गया है। समीर दादी के पास बैठते हुए बोला, तबीयत बेहतर लग रही होगी ना अब? क्यों? अन्वेषा की बारी में जान चुल गया। समीर मुस्कुराते हुए बोला। दादी मुस्कान बिखेरती हुई बोली, हाँ, जानकर तसल्ली होगी। अन्वय को उसके अतीत से कोई परेशानी ना हो तो। अन्वेषा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे अब भी कोई परेशानी नहीं उसे अपनी पोता बहू बनाने में। समीर उनके पास बैठते हुए बोला, ये जो आपका पोता है ना, सब एहसास होते हुए भी जल्दी मानने नहीं वाला, बहाने ढूंढता है दूर भागने की। सब सुन लिया क्या तुमने भी? दादी ने पूछा तो समीर हंसते हुए बोला, मैं इसीलिए तो असीम को यहाँ से हटा ले गया था, ताकि आप लोग बात कर सकें, और जानना तो मुझे भी था। इसीलिए असीम को लुका छुपी के खेल में उलझा कर मैं यहाँ छिप गया और सब सुना भी। अनबह को कुछ दिनों से मना कर थक गया कि मुझे पता लगाने दे, लेकिन वो मानता ही नहीं। पता नहीं लगाया, लेकिन सुन लिया। उसकी बात से बाहर गए बिना ही मेरा काम हो गया। समीर चेहरे पे उंगलियां फिराते हुए बोला, अनवे उसकी तरफ झुकाना आसान काम नहीं है। हमारी की बदली वो जाकर उस पर भड़केगा। समीर हल्का सा करीब होते हुए बोला, एक राज की बात बताऊं दादी, अनवे को झुकाना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी तरफ झुक चुका है। खुद को रोक रहा है क्योंकि एक तो उसे मैरिड जानता है और दूसरा उसकी बड़ी सी ईगो। पक्का मेरी बुराई में ही मशगूल हो आप दोनों। अनवे अंदर आते हुए बोला। समीर ने हटते हुए कहा, नहीं, हम यूं ही कुछ ज़रूरी बातें कर रहे थे। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। हम तो बस इतना कि मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल आपके प्रैक्टिकल का विषय मैं हूँ और शोध का विषय अन्वेषा। भारती देवी और समीर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी असीम छत पर से घूम कर आया था और हंसने की आवाज़ सुनकर अंदर आते हुए बोला, हेलो मिस्टर हैंडसम, आपको कब से ढूंढ रहा था, आप तो दिख ही नहीं रहे थे। पूरे घर में घूम आया मैं। ओह, चलिए इसी बहाने आपने घर तो देख लिया। कैसा लगा घर? अनवर उसकी तरफ पलट कर प्यार से मुस्कुराती हुई बोला, बहुत सुंदर, महल जैसा। मैं भी ऐसा ही घर सोचता हूँ मम्मा के लिए बनवाने का। बहुत अच्छी बात है ये तो। सपने देखेंगे तभी तो एक दिन उन्हें पूरा करेंगे। और अपने बताया ही नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। पता होता तो घर पर रहता मैं। सच्ची? हाँ, आपके बॉस आपको नहीं डांटते छुट्टी करने पर? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बॉस हूँ। असीम अब कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराती हुई से देखता रहा। तो अनबे उसके पास हनुमान जी वाली मुद्रा में एक घुटना ज़मीन पर टिका कर बैठते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? आपकी दुनिया तो जादू की दुनिया है एकदम। सब कुछ है आपके पास। अनबे ने हल्की सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, नहीं, सब कुछ नहीं है मेरे पास। जैसे? असीम ने पूछा, आपकी मम्मा। अनवे उसके गाल छूते हुए बहुत धीरे से बोला, आपको मेरी मम्मा चाहिए? असीम हैरानी से तेज बोल गया,
तो दादी समीर समेत दरवाजे पे खड़ी अनवेसा और जैस्मिन भी अनवे की तरफ देखने लगी। सबकी नज़र अपनी तरफ देख कर बेहद सहजता से अनवे खड़ी होते हुए वहाँ संभाल कर बोला, नहीं, आपने पूछा कि क्या नहीं चाहिए मेरे पास, सॉरी, आपने पूछा कि क्या नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा आपकी तरह मेरे पास मेरी मम्मा नहीं है। असीम मुस्कुराते हुए बोला, ओह, अब समझ आया, वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, आपको पसंद है तो हम साथ में रहते हैं, मम्मा आपका भी ख्याल रखेंगी मेरी तरी। असीम, अनवेसा ने तेज़ आवाज़ में उसे डपट दिया, इस तरह से नहीं बोलते हैं, तो बच्चों को भी इस तरह सबके सामने नहीं डांटते हैं, अकेले में समझा सकती हैं आप। अनवे भी अब तेज़ आवाज़ में बोला, मेरा बच्चा है, डांटूँ या कुछ भी करूँ। अनवेसा भी तुरंत बोली, जबकि जस्सी उसका हाथ दबा रही थी, ऐसा है क्या? हाँ हाँ है, तो बस इतना कि बस इतना कि ये मेरा घर है, यहाँ ऐसा करने की अनुमति नहीं है आपको। अनवे उसके सामने जाकर धीरे से बोला और रूम से बाहर निकल गया। अनवेसा उसके चले जाने की दिशा में घूरने लगी तो आज अनवे ने भी पहली बार पलटकर नाराज़गी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बच्चे जूस ला दो, अनवेसा जूस ला दो बच्चे, दवाइयों से मुँह कड़वा हो जाएगा तो जूस पी लूँगी, भारती देवी ने जल्दी से कहा। अनवेसा असीम का हाथ पकड़कर अपने साथ ही ले गई तो जैस्मिन अंदर आते हुए बोली, देखा दादी जी, कितनी गहरी खाई है इनके बीच, नज़रिए का फ़र्क है बच्ची, मैं खाई नहीं पुल देख रही हूँ। असीम वो पुल है जो इस खाई को पाट दिखा। असीम अब बोल उठा, इतना आसान नहीं दादी। समीर अब बोल उठा, इतना आसान नहीं दादी, अनवे बहुत मजबूत है, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ। वो अगर जान भी जाएगा ना कि उसे अनवेसा से प्यार हो गया है, तो भी वो इस बात को मानेगा नहीं। फीलिंग्स को जल्दी जाहिर करने वालों में से वो कभी नहीं रहा है। अनवेसा जूस तैयार करने लगी तो असीम चुपके से भागकर उस तरफ चला गया जिधर अनवे गया था। अनवे जब अपनी बात को कहने कभी कभार उसके करीब आता था तो उससे उठती महक अनवेसा के मन में कुछ अलग सा ही एहसास जगाने का काम करती थी। इसीलिए वो अनवे से दूर भागने को बेचैन रहती थी। खुद पर भी गुस्सा होती कि क्या होता है, कभी कभी रुकना होगा, पीछे हटना होगा। ऐसी बात को हर एहसास से अपना दायरा नहीं लांघ सकती मैं। उधर अनवे खिड़की के पास खड़ा हो गया और शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए पल भर को आंख बंद करके मन ही मन बोला, क्या कह दिया था मैंने, बात तो संभाल ली, लेकिन कहना नहीं चाहिए था। उसके सामने ही ऐसा कैसे कह सकता हूँ मैं, भाव बढ़ जाएंगे उसके तो। झुकती तो वैसी भी नहीं है, लेकिन ये जाहिर होने पर तो लहजा और ज़्यादा बदल जाएगा। आप मुझसे बात करेंगे, आप भी नाराज़ हैं मेरी बात से। असीम की आवाज़ आई तो अनवे उसकी तरफ पलटा और बोला, मैं ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ आपसे। मम्मा क्यों नाराज़ हैं, मैं तो उनकी ही बारे में सोच रहा था ना। आपने नहीं, अपनी सिचुएशन से नाराज़ हैं आपकी मम्मा। ये सिचुएशन कब ठीक होंगी, जल्दी हो जाएंगी। आप खेलने कूदने पर ध्यान दीजिए, बच्चे इतने गंभीर अच्छे नहीं लगते। अच्छा, पर मम्मा तो कहती हैं कि पढ़ूँगा लिखूँगा तब सिचुएशन बदलेगी, फिर तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा ना। छोड़िए ये सब, ये बताइए कि आप घूमने का मन होता है तो पापा कहीं नहीं ले जाते। पापा तो है ही नहीं ना, मैंने तो कभी पापा को देखा ही नहीं है। असीम बोला तो अनवे हैरानी से उसे देखने लगा। मतलब? उसके मुंह से निकला, मतलब पापा को भी अभी ढूंढ रहा हूँ जो मम्मा को घुमाएंगे और मुझे भी। असीम मासूमियत से बोला। अनवे ने असमंजस से अपने बालों में हाथ फेरा और मन ही मन बोला, वो कहती है कि हस्बैंड इसी शहर में है, मैंने खुद देखा है, असीम ने भी, समीर ने भी देखा, और इस बच्चे ने कभी पापा को नहीं देखा। ये कैसी पहेली है बेबी। असीम, अनवेसा ने उसे गायब देखकर आवाज़ दी तो असीम ने आवाज़ दे दी, यहाँ क्या कर रहे हो, इनसे दूर रहा करो। अनवेसा फ़ौरन बोली। असीम अनवेसा की तरफ चला गया तो अनवे बोला, आप अपनी मासी के पास जाइए असीम, मुझे आपकी मम्मा से बात करनी है। असीम ऊपर चला गया तो अनवेसा भी जाने को ही, लेकिन अनवे ने टोक दिया, बात करनी है आपसे, मुझे नहीं करनी। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, तो बस इतना कि बात सुने बिना आपको जाने नहीं दूंगा।
अन्वेषा ने फिर भी कदम बढ़ा दिए तो अन्वय ने अचानक तेज़ी से बढ़कर दरवाजे को धक्का दे दिया और अन्वेषा के सामने बंद दरवाजे से टिक गया। अन्वेषा उसे घूरने लगी तो जेब में हाथ रखते हुए वो बोला, पहली बात तो मुझ में कांटे नहीं लगे, और दूसरा ये कि आप हमारी आपसी टकराहट के बीच बच्चे को ना घसीटे। वो बहुत छोटा है अभी। मेरे बच्चे के बारे में मैं खुद सोच सकती हूँ। ऐसा है तो बताओ उसे कि उसका बाप कहाँ है। खुद के अरमान पूरे करती हो, सरेराह उससे लिपटती हो, और वो बच्चा खेलने की उम्र में अपने उस पापा को ढूंढता फिर रहा है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। मिस्टर राठौड़, पहले भी कहा है, कुछ जानते नहीं तो बोलने की ज़रूरत नहीं, और कोई लिपटे मुझसे। आपको क्या, आपका जी कर रहा है लिपटने का? अन्वेषा गुस्से से बोली, एक और शब्द नहीं। मैं कोई ऑक्टोपस नहीं जो तुमसे लिपटने आऊँगा। और खुद की आँखों से देखा था उस रोज़ रोड पर उस आदमी को। अन्वय ने बात अधूरी छोड़ दी और दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। अन्वेषा ने उसकी पीठ देखते हुए कहा, मैं भी कोई बेल नहीं हूँ कि किसी से भी लिपटती फिरूँ। ठंड लगने पर भी मैं खुद ही खुद की बाहों में अपने आप को लपेट लेती हूँ। किसी और से लिपटने की ज़रूरत नहीं मुझे। वैसे भी मांग भरते ही दिल भी भर जाता है मर्दों का, फिर तो कोई और चाहिए होती है। अन्वय उसकी तरफ पलटा। पहली बार अन्वेषा की आवाज़ में हमेशा सा उफान नहीं था, बल्कि अजीब सी गहराई थी। वो आगे बोली, जहाँ तक बात मेरे बच्चे की है तो आगे जाकर सब समझने लगेगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मेरे पति के साथ रिश्ते पे पूर्ण विराम कब का लग चुका है, और मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर असीम कभी भी उस आदमी को देखी या मिली। उसे छोड़ दिया मैंने। जैस्मिन के साथ रहती हूँ। छोड़ी हुई औरत या छोड़कर आई हुई औरत समाज से दो ही चीज़ें हासिल करती है, तिरस्कार और बहिष्कार। हमारी उपलब्धियों पे तालियाँ और शाबाशियाँ नहीं मिलती, लोगों की टटोलती नजरें मिलती हैं जो ये कहती हैं कि हमने ये उपलब्धि अपना शरीर किसी के लिए बिछा कर पाया है। आपको मेरा पलट कर जवाब देने से दिक्कत होती है ना, तो यही वजह समझ लीजिए मेरी आपसे बहस की, क्योंकि मैं कोई वजह नहीं देना चाहती कि आप मेरे करीब आएँ या आपके मन को मैं भा जाऊँ। और आपका क्या, अगर मैं आपको भा जाऊँ तो ये दिन कभी नहीं आएगा। कहते हुए अन्वेषा दरवाज़ा खोल कर जाने को हुई तो अन्वय पीछे से बोला, सवालों से भागो मत, खुद को निडर कहती हो ना, लेकिन अब तुम अपनी ही जज्बातों से डट रही हो, निगाह मिलाकर बात करने से डट रही हो, इसीलिए भाग रही हो। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी काबिल नहीं? क्यों डरती हो मुझसे? मोहब्बत होने से, मेरे मन को भाने से? अन्वेषा बिना पलटे ही बोली, क्योंकि मेरा एकाकीपन मेरे लिए बहुत है, इसमें प्यार के लिए कोई जगह नहीं। अन्वय भी बोल उठा, तो तुम्हें छोड़ गई, या फिर जिन्हें तुम छोड़ आई हो उनके लिए दूसरों को और खुद को सज़ा क्यों देना? जब लौट कर जाना नहीं है तो आगे क्यों नहीं बढ़ती? अगर दिल किसी के लिए बेकरार होता है तो होने नहीं देती। किसी खास को देखकर दिल बेतहासा जब धड़कता है तो फिर बेकाबू धड़कनों को अनदेखा कर देना सही है क्या? ऐसे एहसासों पे जाया करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अन्वेषा बोली और बाहर निकलने को हुई तो अन्वय बोला, तो आप कहना चाह रही हैं कि आप मुझे अनदेखा करने की हैसियत रखती हैं? अन्वेषा रुकी और पलट कर बोली, मैं दिया बनकर जलना चाहती हूँ और तुम आंधी बनकर मुझे बुझाना चाहती हो। हर बार अपनी हैसियत का हवाला क्यों देती हो? मैं जिस भी हैसियत में जी रही हूँ खुद ही जी रही हूँ ना। आपसे तो कहने नहीं आती कुछ, आज भी नहीं कहती। अगर असीम यहाँ नहीं मिलता अपनी किसी भी चाह का जिक्र आपसे तो कभी भी नहीं किया मैंने। आप समुद्र हो तो रहो समुद्र, मैं नदी बनकर ही खुश हूँ। मैं खुद से मोहब्बत कहती हूँ और यही मुझे किसी की भी आगे डटकर खड़े रहने की शक्ति देता है। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। तो बस इतना कि दूसरों को भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर उन्हें उनसे ही जुदा करने का हक नहीं आपको। आप खुद ही खुद की मिसाल हैं, तो दूसरों को भी उनकी मिसाल बने रहने दी। उन्हें बदलने का हक नहीं आपको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुद सख्त बनकर औरों को अपने लिए फिसलने पर मजबूर करने वाला शख्स आज जब किसी पे फिसल रहा है तो शिकायत हो रही है उसे। मुझे शिकायत होगी? मुझे क्यों शिकायत होगी? तुम्हारे उस चितकबरे पति जैसा नहीं हूँ मैं कि किसी पर भी फिसल जाऊँ।
अन्वेषा ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा और बाहर जाने को ही तो अनवे बोल उठा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन भी खुद से आकर मुझसे लिपटी ना, उस दिन के बाद मुझसे जमानत मुमकिन नहीं होगी। अन्वेषा फिर पलटी और निगाहों में देख कर बोली, तनको तो ज़बरदस्ती भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट वो होता है जिस पर हम अपना मन मार दें। वो पलट कर बाहर निकल गई तो अनवे बोला, मैं दो के प्रति तुम्हारी विरक्ति को आसक्ति में बदल दूंगा। अनमनी उदास आँखों में सुलगते चटक रंग भरूंगा और वो भी अपने अंदाज में। वो बाहर आया तो दादी से बात कहती अन्वेषा के गालों पे जुल्फ़ों को ढलकते देख कर मन में ख्याल आया, क्या कोई दिन ऐसा होगा जब जुल्फ़ों को हटाकर उसकी जगह मेरा चेहरा ले सकेगा। जैस्मीन ने उसे अन्वेषा की तरह देखते देखा तो पीछे हथेली बढ़ाकर दादी का हाथ दबाते हुए हिलाया। वो दादी को दिखाना चाहती थी। जब कुछ देर हो गई और दादी को अन्वेषा बैठाने लगी तो जैस्मीन उधर देखने लगी। दादी के तो दोनों हाथ वहाँ हैं, फिर मैं किसका हाथ पकड़े बैठी हूँ। उसने अब झट से गर्दन घुमाई और पीछे देखा तो समीर के हाथ पे उसकी हथेली थी। वो अपना हाथ खींचते हुए सामने देखने लगी और फिर सिर पे हाथ मार लिया। सत्यानाश हो तेरा, आज उसके हाथ के पीछे ही पड़ गई है। तो असीम सो गया था। दादी जैस्मीन को जाने ही नहीं दे रही थी। बातें कहते कहते शाम हो गई थी। अन्वेषा नीचे उतर आई और किचन में चली गई तो वहाँ एक कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ था। अन्वेषा उसे अनदेखा कर इधर काम में लग गई। अनवय भी नीचे उतर आया तो जैस्मीन और समीर भी नीचे उतर आए ताकि दादी भी आराम कर सकी। अनवय किचन में पैर रखते ही कॉकरोच को देखते हुए बोला, ये कॉकरोच यहाँ क्या कर रहा है। मैंने तो नहीं पूछा उससे, खुद ही पूछ लो। अन्वेषा बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली। अनवे ने एक पल को अन्वेषा की ओर नज़र उठाई, फिर एक गिलास पानी उठाकर उस कॉकरोच पे डाल दिया तो कॉकरोच सीधा हो गया और चलते हुए अन्वेषा की तरफ ही बढ़ा तो अन्वेषा दूसरी ओर भागते हुए बोली, ये क्या किया। आपने ही तो कहा कि खुद पूछ लूँ, उल्टा था तो सोचा सीधा करके ही पूछ लूँ। अन्वेषा शरारत से बोला। अन्वेषा भागी तो गिरे हुए पानी पे फिसल गई। अनवय ने उसे पकड़ लिया और बोला, जब मैं करीब होता हूँ तो आप ज़्यादा ही नहीं फिसलती, बकवास बंद कीजिए अपनी। अन्वेषा गुस्से से उसके हाथ को झटक कर सीधी होते हुए बोली। उधर खड़ी जैस्मीन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए ताली बजाने को ही तभी कॉकरोच उड़ गया और उसके चेहरे के पास से गुजरा तो वो कूद कर समीर की गोद में चढ़ गई। अरे रे, समीर के मुँह से निकला और उसने जैस्मीन की पीठ पे अपना हाथ रख दिया कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन दोनों ही नीचे गिर पड़े तो जैस्मीन झट से खड़ी होकर हाथ झाड़ते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं, कॉकरोच की वजह से हुआ सब। समीर भी उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा क्योंकि जैस्मीन बिना समय गंवाए ऊपर भाग गई थी। समीर का दिल जोर से धड़क उठा था। पहली दफ़ा कोई लड़की उसके गले लगी थी, वो भी यूँ अचानक। कुछ समझ ही नहीं पाया था वो तो। आगे बढ़कर वो फ्रिज से बोतल निकालते हुए पानी पीने लगा। उधर जैस्मीन का दिल भी बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। वो पलकें झपकाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, ताकि जब भी न्यू पार्ट अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और कहानी का कोई भी पार्ट आप लोगों से ना छूटे।